नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, कानून और सामाजिक न्याय। क्या आपको कक्षा 7 बाजार में एक कमीज याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने और ग्राहकों से जोड़ देती हैं। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यातक कारखाने के मजदूर कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार के शोषण का शिकार हुए। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो या उपभोक्ता या फिर उत्पादक। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीके पर अंकुश लगाया जाए। न्यूनतम वेतन के लिए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पता लगाइए। आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है? क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज़्यादा लगता है? न्यूनतम वेतन में कौन तय करता है? अहमदाबाद की एक कपड़ा मिल काम करते मजदूर, बिजली से चलने वाले कार्गो के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशक में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए। पावर लूम बिजली से चलने के कारखानों को कहते हैं, या 4 से 6 कारखानों की छोटी इकाई होती है। इन कारगो के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोग के साथ बाहर के श्रमिक को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले कार्गो में कार्यस्थितियाँ बहुत खराब होती हैं। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिससे कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों की मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूर से उनका हक नहीं देती हैं और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देती हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी गलत माना जाता है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उसमें से किसी का शोषण ना हो। तालिका संख्या 1 में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उनमें दिए गए कॉलम 2-3 बताया गया है। ये कानून क्यों और किसके लिए ज़रूरी है, कक्षा में चर्चा करें और इस आधार पर तालिका खाली स्थान भरें। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद में बाल श्रम अधिनियम 1986 यह संशोधन किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी वयस्कों में तथा किशोरों जोखिमकारी व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक अज्ञेय अपराध बना दिया गया। 2017 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडेक्स इकोन4 फॉर नो चाइल्ड लेबर प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने या चाइल्ड ट्रैकिंग अथवा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। कानून बना देना काफ़ी नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। कानून को लागू करना ज़रूरी होता है जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाए तो वह कानून और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और कोई कानून का उल्लंघन करे तो उसे उचित सजा भी देनी चाहिए। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस तरह हद से संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी। निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं, इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सुविधाओं को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल की महाविलासक की वजहों से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यह है कि सस्ता श्रम। अगर वे कंपनियां अमेरिका या किसी विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूर मुकाबले वहाँ मजदूरों को वेतन ज़्यादा देना पड़ेगा। भारत में न केवल कम कीमत पर काम करवाती हैं बल्कि यहाँ मजदूर ज़्यादा घंटे तक काम भी कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ें पर खर्च की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। लागत में कटौती के तरीके से खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक सुरक्षा उपकरण या सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उसकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्र संयंत्र कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी गई। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि 6 से घटाकर 15 दिन कर दी गई। मिक कारखाने में रात की पाली मजदूरों पर पद से हटा दिया गया। यूनियन कार्बाइड के भोपाल अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है? क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों को उल्लेखन कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद है परंतु उनके क्रियान्वयन या ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते? कानूनों का लागू करने की क्या समस्याएं आती हैं? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं? हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी के आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन कानून बनाने और लागू करने की संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि 21 अनुच्छेद जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इन कारखाने में खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने वाले तैयार नहीं थे। इन कारखानों की घनी आबादी वाले इलाके में खोलने में उन्हें कोई एतराज नहीं था। जब भोपाल में कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई तो 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश में को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे हैं। जब कारखाने में बार बार गैस रिसाव होने लगा तो सबको यह बात समझ आ चुकी थी कि कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है। तब निरीक्षकों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उसे लागू करने की
संस्था के लिए रवैये सही नहीं थे। लोगों के हितों की रक्षा के बजाय सरकार निजी कंपनियों और दोनों ही उनकी रक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंप सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिए। फिर भी स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसके पास साफ पानी पीने का स्रोत नहीं है। स्वच्छ वातावरण, जन सुविधाएं क्या है? आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं। नए कानून की ज़रूरत क्यों होती है? कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? पर्यावरण रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे आसपास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कानून बनाए गए। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और कमज़ोर थी। पर्यावरण के मुक्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट हुई थी, चाहे नदियों में हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। दिल्ली सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनियां इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थीं। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दे को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकलनी जहरीली गैस का शिकार बन गए जो कारखाने में किसी तरह से जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हो, वह केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उन्हें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं का कारण घायल होते हैं। अदालतों ने स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को जीवन मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इससे प्रदूषण मुक्त हवा और पानी अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण अंकुश लगाए, नदियों को साफ रखे और दोषी पर भारी जुर्माना लगाए, कानून और प्रक्रियाएं तय करें। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई। लेकिन सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। कुछ मजदूरों को पहले से भी कारखाने से काम मिलता है, जहां हालात पहले से ही ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानून की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। जनसुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल ही के वर्षों में न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों को लोग रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ता है। क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धृत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला? क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक औद्योगिक को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों के फ़ायदा उठा सके और अपने देश में साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशिया देश, खासतौर पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान कीटनाशक, एस्बेस्टॉस बनाने वाले दस्ते जैसे शीशे और संबंधित करने वाले कारखाने को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। निष्कर्ष, चाहे बाजार हो या दफ्तर, कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियाँ में लोग गलत तौर तरीके से बचने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मजदूरों को कम मेहनताना बच्चों से काम कराना, काम की स्थितियों में ध्यान नहीं देते, पर्यावरण ख्याल नहीं रखते। इस तरह आसपास के लोगों को नुकसान होता है।
इस दिशा में सरकार तो जिम्मेदारी बनती है। आम लोगों की दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण में ऐसा विषय है जहां लोग ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकारों का मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वास्थ्य वातावरण की सुविधा उस सबको मिले। इस तरह के मजदूरों अधिकारों के क्षेत्र में भी सभी हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कारखानों कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए और ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। अभ्यास। संकलन शब्द।